पर जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि आज 5 राज्यों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लग चुकी है। बड़े ही दिलचस्प और बड़े रोचक चुनाव है इस बार के, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके लिए कहा जाता है कि जिसकी सत्ता वही सीधे सीधे केंद्र में भी सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल करता है। लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा भी वो राज्य हैं जहां बड़ी रोचक और दिलचस्प तस्वीर बन रही है। इन सब के बीच कोरोना का साया है और इस कोरोना के साए में ही चुनावों को पूरी तरह से सफल रूप से संपन्न कराने की चुनाव आयोग पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए चुनावों की तारीखों को भी बड़ा सोच समझ के निर्धारित किया गया और साथ ही साथ जो गाइडलाइन तय की गई है खास तौर से वो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले आइए जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है तो चुनाव कब से शुरू हो रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं और कौन सा दिन होगा वो रोचक दिन जब सत्ता किसके हाथ में गई, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से जरा ग्राफिक्स दिखा देते हैं अपनी जनता को। चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही आचार संहिता लग चुकी है और इसी के साथ देखिए 7 फेजेस में चुनाव होने हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर पहला चरण 10 फरवरी को शुरू हो जाएगा, पहले चरण का चुनाव। इसके बाद यानी चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है। दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा 23 फरवरी। थोड़ा जल्दी जल्दी जरा दिखाएंगे दर्शकों को। पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा 3 मार्च और सातवां 7 मार्च। 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे और इसके बाद 10 मार्च का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 10 मार्च काउंटिंग डे, जब तय होगा सत्ता किसके हाथ। इसके अलावा 14 फरवरी की अगर बात की जाए तो ये तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 तारीख को न केवल उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का चुनाव है बल्कि इसके साथ साथ उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में एक चरण में चुनाव होने हैं। यानी 14 फरवरी को हम देखें तो 4 राज्यों का चुनाव 14 फरवरी को, और मणिपुर की अगर बात की जाए तो 27 फरवरी को पहले चरण का चुनाव और 3 मार्च को दूसरे चरण का चुनाव। सब कुल मिलाकर देखें तो 10 मार्च को सीधे सीधे काउंटिंग होगी सभी राज्यों की, जब पता चलेगा कि आखिर इन चुनावों में सिरमौर किसको माना है जनता ने। इस ग्राफिक्स के साथ ही हम जरा सा चलते हैं, अपने 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी मौजूद हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट गुरमीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुकेश जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि जानकारी चल रही है 10 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे। 10 फरवरी से लगातार जो तारीखों का जो ऐलान हुआ है, 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ इंपॉर्टेंट है जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई है, वो काफी दिलचस्प हो जाती है और हम हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उस गाइडलाइन को एक्सेप्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुकेश जी। बिल्कुल सही कहा आपने लावनी। जो गाइडलाइन जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसे एक्सेप्ट करना जो है एक चुनौती होगी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि 5 साल में जो होने वाला चुनाव होता है उसमें दोबारा अपनी, जैसे बीजेपी की कोशिश होगी कि वह दोबारा अपनी सत्ता को हासिल करे और इसके लिए जो भी प्रचार प्रसार करना होता है जनता के बीच में जाकर के वो करना वो चाहेगी। यही काम जो विपक्ष भी चाहेगा कि 5 साल के बाद ये मौका आया है तो किसी भी तरीके से कोई भी कोर कसर जो है वो छोड़ी नहीं जाए, कोई भी स्टोन जो है अनटर्न नहीं रह जाए, हर एक तरीके के प्रयास किए जाए। लेकिन बीच में जो ये चुनाव आयोग के निर्देश आ गए हैं तो मुझे लगता है कि इसकी तैयारी पूरी तरीके से, हालांकि पिछला जो चुनाव हुआ था उसके बाद से लगातार ये जो पैंडेमिक है ये अपना पैर जो है पसार ही रहा है, इसलिए अनुमान तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये थी पहले से कि शायद इस बार भी उनके गाइडलाइन में ही, उनके साए में ही चुनाव हो और कुछ गाइडलाइंस का पालन करना पड़े उन्हें। लेकिन जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाए हैं पहले दौर में, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि कर्फ्यू लगाना, जो कैंपेन कर्फ्यू, तो उस कर्फ्यू के बीच में चुनाव करवाना जो है, मुझे लगता है चुनाव में जाना जो है पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन एक राहत देने वाली बात जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये है कि ये पहले 6 दिन के लिए है, 6 दिन के बाद से रिव्यू करेगी और
ये जो 6 दिन का पीरियड है, इसमें ये देखा जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसका विरोध करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध आ गया, अखिलेश यादव ने विरोध कर दिया है, सीधे तौर पे नहीं लेकिन इनडायरेक्टली विरोध किया है कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, बीजेपी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए फिजिकल रैली जो है वो होनी चाहिए। इसी तरीके की मांग मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियां भी करेगी, और मुझे लगता है कि बीजेपी भी चाहेगी कि फिजिकल रैलियां हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव देख लें, पंजाब का चुनाव देख लें अगर, तो जब तक जो बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारक है, बीजेपी के पास सबसे बड़े स्टार प्रचारक अगर कहें, जो स्टार प्रचारक की जो फौज अगर किसी के पास है तो बीजेपी के पास है, अगर उन स्टार प्रचारकों का फायदा बीजेपी अपने चुनाव में नहीं उठा पाएगी तो फिर उन प्रचारकों का रहने का कोई मतलब बीजेपी को नहीं लगेगा। इसलिए बीजेपी चाहेगी कि जो फिजिकल सभाएं हैं, वो फिजिकल सभाओं की इजाजत इलेक्शन कमीशन दे, भले ही कुछ गाइडलाइंस दिया जाए, गाइडलाइंस के बीच में जो है वो फिजिकल सभाएं भी हो, लेकिन जिस तरीके से पूरी तरीके से सारी चीजें डिजिटल पे लाकर के, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के कंसंट्रेट कर लिया गया है, मुझे लगता है कि इसे चुनौती मिलेगी। और फिर से जो नेक्स्ट जो रिव्यू होगा, मुझे लगता है कि आखिरी जो होगा, देखिए 10 तारीख से लेकर के जो है फरवरी 10 तक, ये जो पूरा 1 महीने का पूरा शेड्यूल है, मुझे लगता है कि आखिरी जो 15 दिन है वो उसमें कुछ ना कुछ जो है छूट जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि इलेक्शन कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जो मीटिंग करेगी, जो रिव्यू मीटिंग है, वो रिव्यू मीटिंग स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ है। वो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है पूरा जो WHO की रिपोर्ट आएगी, भारत में कितना पैर पसारा है ओमिक्रॉन, या किस तरीके से टैकल किया जा रहा है, केसेस में अगर लगातार इजाफा हो रहा है, अगर पैंडेमिक की स्थिति बनती है, तो वैसे स्थिति में तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि फिजिकल कैंपेन की इजाजत दी जाए, किसी भी तरीके की नुक्कड़ सभाएं या दूसरी चीजों की इजाजत दी जाए। लेकिन अगर स्थिति बनती है थोड़ी सी भी, तो गुंजाइश अगर थोड़ी सी भी है, तो इलेक्शन कमीशन को छूट जरूर देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि निश्चित रूप से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहते हैं कि फिजिकल रैली हो, क्योंकि उससे जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्ट जनता से होता है और उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक बूम क्रिएट होता है। लेकिन हमने बीते टाइम पर, क्योंकि आपने बंगाल और बिहार के इलेक्शन को आपने स्वयं कवर किया था, तो देखा था कि जो परिस्थितियां बनी थी आफ्टर इलेक्शन कोरोना काल में, वो बड़ी भयानक हो गई थी और इसीलिए 2 फेज के बाद चुनाव रैलियों पर रोक लगानी पड़ गई थी। क्या ऐसी परिस्थिति में, जैसे आपने कहा कि रिव्यू किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी इसका अपना रिएक्शन आ रहा है, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस वर्चुअल रैली, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ प्रवक्ताओं को मैंने अभी सुना, उनकी तरफ से भी यही ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है, और सीधे सीधे कहा जा रहा है बीजेपी डिजिटली बहुत स्ट्रांग है, डिजिटली बाहुबल है उसके पास, इसलिए कुछ खेल हो सकता है। ये खेला होबे वाला सीन भी शुरू हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति को देखते हुए क्या आफ्टर जो रिव्यू होगा और अगर कोई छूट दी जाती है रैलीज के लिए, तो क्या वो मुसीबत भरा होगा? फिर क्या चुनाव आयोग के सामने ज्यादा चैलेंज नहीं क्रिएट हो जाएगा? बिल्कुल लावनी, ये तो चैलेंज क्रिएट होगा, लेकिन ये सारी चीजें रिव्यू पे डिपेंड करेंगी। अगर मान लीजिए 15 दिन के बाद स्थिति ऐसी बनती है कि केसेस कम हो रहे हैं और नए मामले जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को रैली की इजाजत देने में कोई हिचक नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहता है कि स्थिति सामान्य हो और वो रैली की इजाजत ना दे। तो इनके लिए अगर मान लीजिए वर्चुअल जो रैली अगर नहीं हो रही है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को अलग से इंतजाम करने पड़ रहे हैं। बाकी जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस का पालन किस तरीके से करवाया जाएगा, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। उनको जो है माइक्रो ऑब्जर्वर तक रखने पड़ रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हो और 5 से ज्यादा व्यक्ति आपके साथ नहीं होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी प्रत्याशी जो है वो 5 से अपने साथ केवल 5 कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन करेगा? बिल्कुल ये चीज की इस चीज की संभावना मुझे तो बिल्कुल जीरो लगती है, नगण्य लगती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रत्याशी जो है 5 कार्यकर्ताओं के साथ जाके डोर टू डोर कैंपेन करेगा। तो इलेक्शन कमीशन के पास तो चुनौती ये भी है कि जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी किए हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो कठिनाई जो आ रही है, ये हर एक इलेक्शन में ये चीजें लावनी सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर नहीं है। इलेक्शन कमीशन, आप कहेंगे कि भाई ना दांत है इनके पास, ना नाखून है इनके पास, अगर पॉलिटिकल भाषा में आप कहें तो ये जो केवल दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, ये जो गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं, ये जो है ये आपको अनुरोध कर सकते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन इनके पास जो है वो अधिकार नहीं है कि अब तक आप अगर नहीं कीजिएगा तो आपकी जो मान्यता रद्द हो जाएगी पार्टी की, या हालांकि कैंडिडेचर रद्द करने की शक्ति है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां इलेक्शन कमीशन ने अपनी इन शक्तियों का प्रयोग किया हो।
तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनकी तरफ से उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, और जितना उन्होंने कर दिया है, जितनी सख्ती उन्होंने दिखा दी है, वो अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो मुझे लगता है कि इलेक्शन बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा और किसी भी तरीके का इलेक्शन के कारण, कैंपेन के कारण जो है किसी भी तरीके की पैंडेमिक नहीं होगी। ये अगर जो गाइडलाइंस जारी की गई उसके मुताबिक अगर चुनाव होते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें, कोई इल्जाम चुनाव आयोग पे ये नहीं लगा सकता है कि आपके गाइडलाइंस के कारण या आपने सख्ती नहीं बरती थी, इसके कारण जो पैंडेमिक बढ़ा या कोविड का प्रकोप बढ़ा, केसेस बढ़े। एक जो चर्चा अब सरगर्म हो गई, देखिए चुनाव तो अपने तय समय पर हो रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने बेहतरीन तैयारी की, मीटिंग्स हुई, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो ये समय है, वर्तमान समय है, ऐसे समय में अगर चुनाव होता है तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, मैं नाम नहीं लूंगी, इस तरह से कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ही फायदा पहुंचेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इससे सहमत हैं कि वर्चुअली रैली अगर होती है तो इसका फायदा सर्टेन लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, और ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल क्लियर कट इलेक्शन हो सकेगा, जैसा कि आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो पार्टी डिजिटली स्ट्रांग है, जिनका डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल टीम जो है, जरूर मिलेगा। और लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से बीजेपी ने लीड लिया था और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें डिजिटल की हिस्सेदारी बहुत ही ज्यादा थी, उनकी भूमिका डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल बीजेपी ही इतना स्ट्रांग है। 14 के बाद से 19 का भी इलेक्शन हुआ, उसके बाद से करीब दर्जनों इलेक्शन हो चुके हैं जहां दूसरी रीजनल पार्टियां या दूसरी जो नेशनल पार्टियां हैं, अगर आप कांग्रेस की तुलना करें बीजेपी, तो कांग्रेस का सोशल मीडिया भी काफी स्ट्रांग है, उनका भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी काफी स्ट्रांग है। आम आदमी पार्टी का अगर आप देखें तो वो भी बिल्कुल बीजेपी के लेवल का अगर आप कहें तो उनके पास डिजिटल मीडिया है, और वो तो डिजिटल मीडिया में काफी स्मार्ट है। वो तो इसी माध्यम से उन्होंने दिल्ली का पूरा कैंपेन चलाया हुआ है, और दिल्ली में उन्होंने जो लगातार वो सत्ता में काबिज है, तो उसमें डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का काफी हाथ है इसमें। रही बात समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास भी ठीक ठाक प्रेजेंस है डिजिटल मीडिया में। लेकिन अगर तुलना आप करें तो बीजेपी जो है इन सब पार्टियों की तुलना में ज्यादा मजबूत है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट्स इसमें है, विश्व के सबसे ज्यादा जो अगर कहें जो लीगल क्षेत्र के जो लोग हैं वो बीजेपी में है। तो बीजेपी डेफिनेटली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बाकी किसी भी क्षेत्र में आप लेंगे तो बीजेपी लीड करेगी। बीजेपी से तुलना आप करेंगे तो बीजेपी तो आपकी लीड करेगी ही करेगी। लेकिन ये आप कहेंगे कि नहीं, एक तरफ बहुत बड़ी फौज है, दूसरी तरफ बिल्कुल जीरो है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जी बिल्कुल ये कहना गलत होगा, लेकिन क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में ऐसे बयानबाजी आती रहती है और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बहरहाल इन सबके बीच मुकेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। गुरमीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। जरा स्क्रीन पे गुरमीत जी को भी जरा ले आइए। गुरमीत जी, चुनावी तारीखों का ऐलान और इस ऐलान के साथ कई प्रतिक्रियाएं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पेंडेमिक की परिस्थिति है और ऐसे में चुनाव करा लेना, दिशा निर्देश थोड़े टफ हैं, जिम्मेदारी हर किसी की है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी, कि उन दिशा निर्देशों का सही तरह से पालन करें। किस तरह से आप लेते हैं इन तमाम परिस्थितियों को? देखिए, जो चुनाव का निर्धारित जो अंदाजा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तिथियों की घोषणा होगी, वो यही लग रहा था कि इस सप्ताह में घोषणा हो जाएगी, और उसी मुताबिक, या ये लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 11-12 तारीख लोग कह रहे थे कि उस तक घोषणा हो जाएगी। तो शेड्यूल पे उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल फैसला है। ये बात तो सही है कि जो इस समय थर्ड वेव की बात चली हुई है और उसमें यही कहा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि जो डेट है वो 14 फरवरी है, 3 राज्यों में तो मतदान की, और उत्तर प्रदेश में तो 7 चरणों में चुनाव होना है, और मणिपुर में मार्च में है। लेकिन फरवरी में ही ये कहा जा रहा है कि पीक आएगी, और वो पीक के जो आंकड़े हैं वो बहुत डराने वाले हैं। ये ठीक है कि इस बार उतना गंभीर नहीं लग रहा है लोगों को, सब लोग अभी यही कह रहे हैं, लेकिन वही है कि आप क्या फैसला कर सकते थे। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात है कि अगर आप चुनाव टालते तो फिर वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता हमारे यहाँ। तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोशिश की। अब देखना ये होगा कि नंबर 1, क्योंकि आपको मालूम है पहले चुनाव आयोग की भी आलोचना हुई पिछले चुनावों में पेंडेमिक के लेकर ही, कि उसके मद्देनजर, और बाद में उन्होंने फिर बैन भी लगाया। तो अब देखना ये होगा कि दोनों तरफ से होगा, अकेले चुनाव आयोग से भी नहीं होगा,
वो चाहे जितनी सख्ती कर ले। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदारी से काम करें, अगर ये सोचें कि लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, चुनाव तो हर 5 वर्ष में आता है, लेकिन क्या वो ऐसा सोच पाएंगे? ये आने वाले, अगर वो जिम्मेदार आचरण करेंगे तो निश्चित ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी पूरी हो पाएगी और लोग सुरक्षित भी रहेंगे। और चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेगा कि वो कितनी, क्योंकि आपको पता है पहले भी पोलिंग टाइम बढ़ाया था, बूथ की संख्या बढ़ाई थी, इस तरह के कई कार्यक्रम उन्होंने चलाए थे जिससे कि लोगों को उतना असर ना पड़े। और कई राज्यों में, बिहार में और कई राज्यों में उन्होंने चुनाव सफलता से कराए भी। तो इस बार जहां हर बार निष्पक्ष चुनाव होता है, स्वतंत्र चुनाव होता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हमेशा रहता है, इस बार सुरक्षित चुनाव, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम हर बार कहते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, इस बार स्वतंत्र, निष्पक्ष और और सुरक्षित सुरक्षित चुनाव चुनाव होने कराना चाहिए, निश्चित रूप चुनाव से। होगा। सही कहा आपने कि सुरक्षित चुनाव भी होने चाहिए, लेकिन मुकेश जी, सुरक्षित चुनाव के लिए जरूरी है ना, जैसे आपने पहले भी कहा था, फिर हम लोग भी अपनी तरफ से ये अपील कर रहे हैं कि निर्वहन करना, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, खास तौर से ऐसे समय में जब हम किसी मेडिकल ड्रास्टिक सिचुएशन से जूझ रहे हों। इसके अलावा अगर देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा राज्य है, 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन 14 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है गोवा के लिए, पंजाब के लिए, उत्तराखंड के लिए भी। खासतौर से पहले अगर हम पंजाब की बात कर लें, एक तरफ कोरोना का साया, दूसरी तरफ आतंकी साया। क्या पंजाब में इस बार एक चरण में, हालांकि पिछले चुनाव भी एक चरण में ही हुए हैं, लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां हुई, 5 जनवरी का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो परिस्थिति पैदा हुई, उसके बाद क्या एक चरण में चुनाव करा लेना बड़ी आसानी के साथ ये संभव है? क्या ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है पंजाब के लिहाज से? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, ये जो तैयारियां होती है चुनाव आयोग की, वो पूरी तरीके से पूरा रेकी कर लेती है और सारी स्थिति का आकलन करने के बाद ही तिथि का ऐलान करती है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि मुझे भी लग रहा था कि शायद पंजाब में एक से ज्यादा चरणों में चुनाव आयोग जो है जाना चाहेगा सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन अगर एक चरण के लिए तैयारी करी है चुनाव आयोग ने, तो मुझे लगता है कि तैयारी पूरी है, फोर्सेस की कमी नहीं है वहां पे, एक ही चरण में चुनाव वहां पर हो जाने चाहिए और शांतिपूर्ण वहां पे होगा। लेकिन एक चीज जो वहां पंजाब के संदर्भ में, एक चीज वहां जो 6 तारीख के मामले के बाद जो पूरी स्थिति बदली है वहां पे पॉलिटिकली, अगर आप देखें तो जो बीजेपी वहां पर 6 तारीख के से पहले बीजेपी वहां लग रही थी कि नहीं चलो सो है, हालांकि जब तक तीनों कृषि कानून वापस मोदी जी ने नहीं लिया था, किसानों से माफी नहीं मांगी थी, तब तक बीजेपी तो बिल्कुल हाशिए पे थी। और पिछला अगर रिजल्ट आप देखें तो बीजेपी वहां पर बिल्कुल नगण्य थी, 117 में से केवल 3 सीटें बीजेपी के पास है वहां पे। लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है ठीक ठाक है वहां पे, और बीजेपी अपना अगर काउंट बढ़ाना चाहती है तो उस लिहाज से ये चुनाव उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो उनका तालमेल हुआ है, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं 9 साल तक, उनकी पूरी पंजाब में जो है अच्छी पैठ है उनकी पार्टियों की। और जो इस बार गठबंधन हुआ है, जो साथ में चुनाव लड़ने का जब फैसला हुआ है, तो कैप्टन के साथ बहुत सारे कांग्रेस के वैसे लोग जिनको कांग्रेस टिकट नहीं देगी, या कांग्रेस के जो वर्तमान जो संगठन के लोग हैं उनसे उनकी नाराजगी चल रही है, तो वो सब लोग आकर के कैप्टन के साथ आएंगे, और कैप्टन के साथ आएंगे यानी बीजेपी की टीम में आएंगे। तो ये दोनों अगर साथ में लड़ रहे हैं इस बार, तो इस बार बीजेपी की स्थिति 6 तारीख के अटैक के बाद जो अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को की हत्या की साजिश रची गई वहां पे, और जिस तरीके से ये मुद्दा लीड कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि ये चुनाव को प्रभावित करेगा, और पंजाब में तो ये एक मुद्दा रहेगा ही रहेगा। तो अब जो है बीजेपी तो बिल्कुल कहिए जो विपक्ष वर्सेस बीजेपी थी सब जगह, तीनों स्टेट में, लेकिन विपक्ष को लीड कौन करेगा इसको लेकर के एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि विपक्ष किसके नेतृत्व में या कौन सी पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होगा। तो यहाँ पर जब से ये मामला आया है, प्रधानमंत्री की हत्या की जब से साजिश हुई है, और इस मामले को जिस तरीके से वहां के लोगों ने रिएक्ट किया है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा, जो विपक्ष में जो है कांग्रेस को लीड हुई है, लोगों को, विपक्ष के जो लोग हैं जो बीजेपी से के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे पंजाब, गोवा, मणिपुर में हो, तो ये जो सारे विपक्ष लोग हैं वो अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को जो है वो अपना लीडर मान सकती है, और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को फायदा होगा। और समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है कि इस घटना से थोड़ा जो है पॉलिटिकली नुकसान होगा, और अगर ये चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा मुझे दिख रहा है। और कांग्रेस को इसलिए फायदा होगा कि
कांग्रेस जो विपक्षी पार्टियों को अब ये लग रहा है कि बीजेपी को अगर कोई चुनौती दे सकता है सेंट्रल लेवल पे तो वो जो है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो जितनी छोटी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो हो सकता है संगठित हो, एक बैनर की तले आए और पंजाब में संगठित होकर के बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर सकती है, तो देश में भी बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर सकते हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में भी इसका असर होगा। और जो छोटी पार्टियां हैं जो अब तक, हालांकि समाजवादी पार्टी अभी जो है विपक्ष में उत्तर प्रदेश में अगर बात करें आप, तो समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस जो है जिस तरीके से अपना कैंपेन लगा रही है, प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही है, पंजाब की घटना के बाद से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से भी फायदा होता मुझे दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है यानी दोनों, आपने दोनों राज्यों का जो कंपैरिजन किया है, मतलब एक तरफ नुकसान है तो दूसरी तरफ फायदा, ये परिस्थिति कांग्रेस के लिए बन गई है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर गुरमीत जी देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, उनकी हत्या को लेकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो रिएक्शंस आए, इनफैक्ट आज भी आप देखिए कि एक तरफ चुनावी तारीखों का ऐलान होना था और दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी जो रिएक्शन दे रहे थे, जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, उस पर काफी ज्यादा सवाल जवाब हुए हैं। काफी तरीके से उनकी आलोचना भी हो रही कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इतना हल्के पन में कैसे ले सकते हैं। देखिए डीजीपी भी बदल दिए गए हैं बिफोर, जब डेट्स का इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना था उसके पहले ही डीजीपी भी बदल दिए गए। तो क्या इन सब एक सारी परिस्थितियों को साइमल्टेनियसली देखें तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात मुकेश जी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में अगर कांग्रेस के लिए नुकसान है तो उत्तर प्रदेश में उधर थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इधर पंजाब में बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम परिस्थितियों को अगर जोड़ दें तो? गुरमीत सिंह जी, पंजाब की जहां तक बात है तो वो तो आपको मालूम है 6 महीने पहले कांग्रेस वहां बहुत आरामदेह स्थिति में मानी जा रही थी। जिन दिनों में किसान आंदोलन चल रहा था और उस समय ये माना जा रहा था कि पंजाब में कांग्रेस रिपीट कर जाएगी आसानी से, क्योंकि अकाली दल ने जो एक तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन टूट गया था और उसके बाद अकाली दल को लेकर ये था कि वो उतना वो नहीं है और आपके भी विधायक टूट के कांग्रेस में आने शुरू, को याद हो तो वो स्थिति कांग्रेस में। तो उसके बाद सिद्धू साहब ने अपने बाउंसर चलने शुरू किए और वो एक के बाद एक उन्होंने जो है वो किया और उसका परिणाम एंड में ये निकला कि आज कांग्रेस जो है वो माया मिली नाराम वाली स्थिति में है, क्योंकि सिद्धू साहब खुद ही अब वो भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और अमरिंदर सिंह जी भी चले गए और बीजेपी ने उनको लपक लिया। और जहां तक अभी बात चल रही थी कि आप कह रहे थे कि कांग्रेस से अमरिंदर सिंह जी के जो लोग हैं वो कांग्रेस अमरिंदर सिंह के पास आएंगे, वो ऑलरेडी बीजेपी में जाना शुरू हो गए। जो मेरी सूचना है वो ये है कि अमरिंदर सिंह जी जो अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है वो बहुत लंबा चलाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी में ही जाने की बात हो सकती है। अभी सब लोग अलग अलग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जब बहुकोणीय मुकाबला होता है तो उसमें एक आकलन ये चल रहा है कि सीट जो है वो पोस्ट पोल अलायंस जो है वो बनेंगे और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस बार पंजाब में बहुत सारे लोग मैदान में हैं, किसान अलग मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है और जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अमरिंदर सिंह जी के साथ तालमेल करके, ढींडसा साहब के साथ तालमेल करके, वो भी एक प्रमुख नेता रहे अकाली दल के, और कांग्रेस के अमरिंदर सिंह जैसे अभी आपके बताया उन्होंने कि वो 9 साल मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रहता है तो उसके बेस है, ये ठीक है कि वो उतनी भागदौड़ नहीं करते, पर ये लोग अपना जो सारा है और अकाली दल को भी अभी आप वो नहीं कर सकते। अगर चुनाव के बाद कांग्रेस को अगर उन्होंने बाहर रखने की बात हुई तो अकाली दल भी आ सकता है दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कांग्रेस का असली नुकसान पंजाब में लग रहा है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में उन्हें फायदा हो या नुकसान हो लेकिन वो सत्ता में आते हुए तो दिख नहीं रहे। बिल्कुल। दूसरा उत्तराखंड में उनकी वहां पे भी झगड़ा चल रहा है हरीश रावत जी का, आपको मालूम है पीछे उनका भी, जैसे पंजाब में पहले वो पंजाब में प्रभारी थे, यहाँ पर बहुत झमेले हुए, फिर वो वहां उनको पूरा टाइम वहां चले गए, प्रभारी बदल दिए, लेकिन वहां भी समस्या चल रही है। तो इसलिए पंजाब एक बड़ा प्रदेश था जहां से, और एक इम्पोर्टेंट प्रदेश था जहां से खास तौर पे किसान आंदोलन ने उम्मीदें बहुत बढ़ा दी थी कि कप्तान साहब जो है वो रिपीट कर जाएंगे। लेकिन बीच में जो सारा खेल चला और जिस तरह का एक पूरा गफलत की स्थिति बनी, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए वो जो एडवांटेज थी वो तो अब नहीं है, वो अब हाथ से निकल गया। सवाल ये अब हमने चन्नी साहब ने कोशिश अपनी कर रहे थे, अब वो इस वाले मामले पे गिर गए, जैसे आपने कहा उनकी अपनी पार्टी उनको घेर रही है, उनकी अपनी पार्टी के नेता ही उनको घेर रहे हैं। तो अब वो सवाल ये कि जो उन्होंने
तमाम तरह के एक तरह से स्टंट किए, या कहें कि लोगों के बीच बैठने की कोशिश की, तमाम बातें की, क्या वो चुनाव तक सस्टेन करेंगी, क्या चुनाव में इन चीजों पर वोट पड़ पाएगा? क्योंकि चुनाव के समीकरण बहुत अलग होते हैं। चर्चा हो जाती है कई मुद्दों की, लेकिन उन पर वोट नहीं पड़ते। तो अगर वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा, मुझे लगता है इस चुनाव में जो सबसे बड़ा स्टेक है वो पंजाब में है। लेकिन कांग्रेस आला कमान गंभीर लगती नहीं, खास जिस तरह की पंजाब की जो स्थितियां चल रही परिस्थितियां हैं, सही हैं। कहा आपने कि गंभीरता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इसीलिए देखिए, हम घूम के फिर से जरा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पे जरा आ जाते हैं एक बार फिर से, कि गंभीरता की बात हर कोई कर रहा है। गंभीरता के साथ नियमों को आत्मसात करना और उसके लिए जनता से भी अपील करना, क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक्सेप्ट कर पाएंगी? कोरोना का साया, बार बार कहा जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिस तरीके से हर रोज हम देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के, उसको ध्यान में रखते हुए कई गाइडलाइन तय की गई है। वर्चुअल रैली की बात कही जा रही है, कितना वर्चुअल रैली का होने का इम्पैक्ट होगा? 5 लोगों को ले जाकर डोर टू डोर कैंपेन की बात है, क्या ये कैंपेन वाकई 5 लोगों तक ही सीमित रह पाएगा? ये तमाम बातें। रोशन गौर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, जरा उनकी भी एक राय ले लेते हैं। रोशन गौर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दिशा निर्देश तो जारी कर दिए गए, लेकिन दिशा निर्देशों का पालन कराना की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों पर, और राजनीतिक पार्टियों की तो सीधी नजर लक्ष्य, उद्देश्य सब सत्ता हासिल करना होता है। तो क्या वो इन दोनों चीजों में सामंजस्य बैठा पाएंगे? देखिए, हमारा लोकतंत्र है और जो चुनाव हो रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र का जो एक मेला होता है, ये मेला है हमारा। इस मेले की जो खासियत है उसमें रैलियां, पोस्टरबाजी, बैनर, पद यात्राएं, ये इसका एक हिस्सा है। लेकिन मजबूरी ये है कि इसमें देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और आज अभी मैं देख रहा था कि 1,40,000 केस आ चुके हैं। तो इसलिए जो चुनाव आयोग ने किया है कि 15 जनवरी तक चुनाव रैलियों, बैनर और हमारी जो बाइक रैली होती थी, पद यात्राएं होती थी, उन पर बैन कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा जरूरी भी था। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो इसमें चुनाव आयोग ने खुद ही कहा है कि जितने उनके जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, डीओ होते हैं, उनके जो ऑब्जर्वर होते हैं, ये उनकी ड्यूटी होगी कि लोग ग्रुप में एकजुट ना हो, भीड़ ना लगे। और जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल भी रैलियां न कर सकें, पदयात्राएं न कर सकें, और जो घर घर वो कैंपेन करेंगे वो 5 लोगों से ज्यादा न जा पाए। अगर वो 5 लोगों से ज्यादा जाएंगे तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी होगी और उन पर केस दर्ज होंगे। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का आज बहुत स्पष्ट इसमें निर्देश था, और उस निर्देश को मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जो हमारी राजनीतिक पार्टियां जरूर मानेंगी, क्योंकि बीजेपी ने अपनी बड़ी रैलियों पे पहले ही पाबंदी लगा दी थी। अगर आपने देखा होगा, उत्तराखंड के सीएम ने खुद ही कहा था कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी, और इसी तरह से ही कांग्रेस ने भी कहा था। तो राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले में संजीदा हैं, क्योंकि लोगों की जो हमारे देश के लोग हैं उनकी जान बचाना भी बहुत जरूरी है। और 5 राज्यों का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और महत्वपूर्ण वो इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसको हमारी राजनीति का धुरी बोलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीता है, लोकसभा का चुनाव भी उसी का होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसमें लेकिन कोरोना काल है, तो कोरोना में बचना भी है, चुनाव भी करने हैं, और चुनाव का जो उत्सव है हमारा लोकतंत्र का, उसको भी बरकरार रखना है। बिल्कुल, उसको भी बरकरार रखना है, एक सामंजस्य बनाकर रखना है, तालमेल होगा और तभी हम कह पाएंगे कि चुनाव अच्छे से संपन्न हुआ। सत्ता पर जो भी पार्टी पहुंचेगी उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बाद में भी बढ़ जाएगी निश्चित रूप से। अब मुकेश जी के पास अब जरा जाना चाहूंगी। मुकेश जी, देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन गोवा और मणिपुर को नहीं भूला जा सकता। खासतौर से गोवा की अगर बात की जाए तो वो गोवा जहां पर अभी तक कहा जा रहा था कि 2 पार्टियां आमने सामने हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी सामने आ गई है। और ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना का साया हो और गोवा में चुनाव हो, कहते हैं ना कि गोवा का चुनाव बिल्कुल फैनी के जैसा होता है, वहां की फेमस फैनी के जैसे गोवा का चुनाव कहा जाता है। तो क्या इस बार लग रहा है आपको? जी लावनी, एक पार्टी है गोवा गोमांतक पार्टी, बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। लेकिन एक चीज मैं इससे पहले वहां गोवा और मणिपुर जाने से पहले जब भी रोशन जी जो बात कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ा करके एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी। अब इस बार अगर देखिए, चुनाव आयोग जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और जो गाइडलाइंस जारी कर रही थी, तो उन्होंने 3 चीजें कही।
एक जो जैसा कि रोशन जी भी बता रहे थे कि पैंडेमिक का सिचुएशन है, इसमें किस तरीके से चुनाव हो, इसमें जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी तय करने के लिए चुनाव आयोग ने सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ पहले ही बात कर ली थी। बात करने के बाद जो है ये फैसला किया गया और सबकी सहमति ली गई। सहमति के बाद ये फैसला किया। दूसरी बात जो चुनाव आयोग ने ये कहा था कि अपने ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर की संख्या वो बढ़ाएंगे, ताकि इस तरह के जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है वो उनके ऑब्जर्वर होंगे। ऑब्जर्वर की संख्या बढ़ेगी, माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे। अगर छोटी रैलियां, अगर कैंपेनिंग 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन करना है तो वहां पर उनका एक ऑब्जर्वर भी होगा, माइक्रो ऑब्जर्वर भी होगा और उनका कैमरा भी होगा। साथ में उन्होंने एक चीज जो कही वो गौर करने वाली है, उन्होंने मीडिया की जिम्मेदारी भी तय की। उन्होंने कहा कि मीडिया दोस्त है इलेक्शन कमीशन का और जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है वो अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कौन सी पार्टियां, कौन से नेता हैं जो इसको पालन नहीं कर रहे हैं उसके लिए वो रिपोर्ट पहुंचाना मीडिया की जिम्मेदारी भी है और मीडिया इसमें अब तक भी साथ निभाता रहा। इसलिए मीडिया की भूमिका को भी सराहा उन्होंने। खासतौर पर उन्होंने 2 चीजें कही। एक तो जो चीजें ऑब्जर्वर करेंगे जो काम, वही काम आपको मीडिया को भी करना है। और दूसरी बात, फेक न्यूज को जो है दूसरी पार्टियों के खिलाफ, जो दूसरी पार्टियां फेक न्यूज, क्योंकि जब वर्चुअल मीडियम पे आप आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे तो अपना प्रचार करने के साथ साथ दूसरे का दुष्प्रचार भी हो सकता है। तो इस चीज से बढ़ने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने मीडिया जो है, मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि मीडिया को ये चीज भी देखना होगा कि दुष्प्रचार ना बढ़े और फेक न्यूज जो है और फेक न्यूज को किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए भी मीडिया की भूमिका होगी और इसमें मीडिया की भूमिका तय करने की बात होनी चाहिए। ये तो हुई उनके गाइडलाइंस की बात। उसके बाद आपने गोवा और मणिपुर की बात करी, तो गोवा स्टेट छोटा जरूर है, वहां पे कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है, बाकी इसके वो सत्ता में नहीं है। बाकी बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के वो वहां पर सत्ता में है। और वहां पर चुनौती जो है बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है और डिजिटल लड़ाई में बीजेपी वहां पर लीड ले रही है, वहां पर डिजिटली स्ट्रांग है। कांग्रेस टक्कर दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है एज बीजेपी के पास है। और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में वही है, मणिपुर में बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितना कांग्रेस और दूसरी जो रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन लड़ाई वहां पर बिल्कुल कांटे की है। लेकिन जो सबसे मजेदार लड़ाई अगर आप कहें तो अब जो पहले यूपी की लड़ाई काफी मजेदार लगती है, लेकिन पंजाब की जो घटना हुई है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरीके से सेंध लगा और उनकी हत्या की जो साजिश हुई, उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग अगर आप कहें जो 5 चुनाव राज्यों में अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव इस बार किसी जगह पर होने जा रहा है तो पंजाब का चुनाव है। पंजाब में जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, जिस तरीके से नई पार्टियां आई है, जिस तरीके से नए समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस में फूट हुई है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहां पर मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, अकाली दल जिस तरह से कमजोर हुआ है, कांग्रेस कमजोर हुई है, कैप्टन अलग हो गए, बीजेपी जो अब तक हाशिए पे दिख रही थी, बीजेपी अब बिल्कुल रेस में दिख रही है। ये जो घटनाक्रम को अगर आप मिलाएंगे तो बीजेपी जो पंजाब का चुनाव है, पंजाब का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए भी वहां पर किसी भी चीज का आकलन सही तरीके से करना बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पल पल स्थितियां पंजाब की बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं। वहां पे लोगों का आना जाना जो है, एक एक घटना, एक 2 दिन, 6 तारीख से लेकर के आज जो है 8 तारीख 9 तारीख के बीच में इतनी परिस्थितियां चेंज हुई है, तो हर एक घटनाक्रम से वहां इक्वेशन चेंज हो रहा है, वहां पर वोटरों का इक्वेशन चेंज हो रहा है। इसलिए इंटरेस्टिंग होगा कि पंजाब में एक चरण में जो चुनाव होंगे वो किसका होगा। रिजल्ट जो है लावनी 10 मार्च को रिजल्ट है, 17 तारीख को होली है। तो मुझे लगता है कि इस बार होली कौन सी पार्टी होली मनाएगी, ये बात देखनी है कि 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे 5वें इलेक्शन में, 10 तारीख को होली है तो कौन सी पार्टी होली में खुशियां मनाएगी, रंगीन होगी, किस पार्टी की होली ज्यादा रंगीन होगी, निश्चित रूप से 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन ठीक है, संभावनाएं ज्यादा हो रही हैं इस बार गुरमीत जी पंजाब में ज्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ठीक है आबादी के लिहाज से बड़ा है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं वहां पर, बहुत सारी तस्वीरें बदली हमने बीते 2007, 2012 और 2017 में देखा। लेकिन जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं, पंजाब पे अब आ जाते हैं एक बार फिर से और फिर चलेंगे गोवा पे। पंजाब में एक और दिलचस्प बात हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख के इंसिडेंट्स के बाद से बीजेपी का एक आधार बन गया, जो आधार बिल्कुल नहीं था। नहीं तो पंजाब में कहा जाता था कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, बीजेपी को तीसरे नंबर पर रखा जाता था। लेकिन 5 तारीख के बाद की परिस्थितियां जो बदली हैं, अब आप बीजेपी को कितने नंबर पर रखेंगे गुरमीत जी, क्योंकि आप पंजाब की राजनीति को ज्यादा करीब से जानते समझते हैं।
पहली बात तो मैं एक टिप्पणी कर दूं मुकेश जी की बात पे कि होली भी तब मनेगी जब कोविड को हम कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो होली में तो रंग बिल्कुल। खेलना ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल तो अगर वर्चुअली चुनाव में खेलेंगे। हमने सावधानी चुनाव आयोग ने अगर वर्चुअली रैली कहा है तो वर्चुअली रंग भी अगर खेला जाएगा। अगर हमने जी अगर चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने सावधानी नहीं बरती तो फिर होली बिल्कुल नहीं हो पाएगी किसी की भी, चाहे कोई जीते, क्योंकि केस इतने हो जाएंगे। हाँ, जहां तक पंजाब की बात है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप साथ में ये भी ध्यान में रखिए कि बीजेपी पहले हमेशा वहां पर नंबर 2 बन के अकाली दल की बैसाखियों पे चुनाव लड़ी है। ये पहली बार है। मैंने दोबारा आपको कह रहा हूं कि अमरिंदर सिंह जी हालांकि इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस समय जो रणनीति बनाने का मामला है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एक पार्टी जरूर बनाई है, लेकिन फील्ड से रिपोर्ट यही है कि वो कोई बहुत ज्यादा उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए लॉन्ग रन में वो अब शायद बीजेपी में जितना समय है वो लिंक कर रहे हैं। इसका उदाहरण ये है, जैसे मान लीजिए राणा गुरमीत सोढी है, जो उनके साथ उनके करीबी माने जाते हैं, विधायक थे, मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इसका मतलब कि जो कप्तान साहब के भी जो लोग हैं, अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने एक प्रकार से वो बना। और वैसे भी शुरू से भी आप देखिए उनके बारे में ये कहा जाता था, क्योंकि वो फौजी भी हैं, पाकिस्तान को लेकर उनका जो स्टैंड रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से मेल खाता था। तो वो एक जो किसान और जवान की बात थी और पाकिस्तान की बात वो भी काफी करते थे। आपको मालूम है सिद्धू साहब से नाराज होते थे वो, जब परवेज वहां वो चले गए थे पाकिस्तान के, जब सेना के पास इमरान खान से जब गले मिले ये वो। तो कप्तान साहब तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और अब ढींडसा साहब से भी उनका ढींडसा साहब भी अब कोई मेन प्लेयर नहीं है। तो जो ये तीन लोग इकट्ठे हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी इस बार पहली बार आगे होके चुनाव लड़ रही है। नहीं तो अकाली दल की, जैसे मैंने बताया कि वो पुराना गठबंधन था, हालांकि ये बात बार बार चली थी एक जमाने में, तो जब सिद्धू साहब थे बीजेपी में तब ये भी बात चली थी कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक जट सिख फेस है और अब ये सही मौका है। पिछले चुनाव में भी ये बात चली थी, लेकिन वो गठबंधन नहीं टूटा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे सबसे पुराने एलाइज हैं, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और अब चांस की बात है कि शिवसेना और अकाली दल दोनों ही अलग हो गए उस तरह से। तो अभी भी इन्होंने नहीं छोड़ा बीजेपी ने। आपको अगर याद हो तो अकाली दल ने साथ छोड़ा जब सिमरत बादल ने इस्तीफा दिया, और फिर वो अब बसपा के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक प्लेयर के तौर पर, और फिर उनको नेचुरली ये लगता है कि मोदी जी का नाम है, ये जो घटना हुई है, वैसे अदरवाइज भी तो। और ऐसा नहीं कि मैंने जैसे बताया भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं रहा, शहरी इलाकों में रहा है हमेशा। और वो क्योंकि अकाली दल के सेकंड वो थे। अब मान लीजिए हरियाणा में आप देखिए, अगर आप सेम तुलना करो, हरियाणा में बीजेपी हमेशा सेकंड प्लेयर रही। कभी बंसीलाल जी के सहारे चली, कभी देवीलाल जी के सहारे चली, कभी चौटाला साहब के सहारे चली, और अब जो है दूसरी बार सत्ता में। तो राजनीति में लगातार दूसरी बार सत्ता में, इस बार गठबंधन पे है, पिछली बार अपने दम पे बहुमत पे थे। कोई नहीं सोचता था एक जमाने में हरियाणा में भी कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा आधार है। हाँ तो अभी और पंजाब में क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला है, अभी आप देखिए चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल वहां पर भी जो है वो खिचड़ी आई है। तो कई बहुकोणीय लोग ये मुकाबला, ठीक है, आपने बहुकोणीय मुकाबला, इसी बात का जिक्र हम कल से लगातार कर भी रहे हैं मुकेश जी के साथ। हम लोग जब कल भी बात कर रहे थे तो यही कुछ परिस्थितियां बन रही थी। लेकिन रोशन गौर जी, इस बहुकोणीय मुकाबले में मुद्दे जरूर महत्वपूर्ण होंगे। अभी पहले किसान आंदोलन को लेकर जो तस्वीरें बनी हुई थी, लेकिन अब तो किसान कानून की वापसी हो गई। अब एक मुद्दा तो वन डाउन कहना चाहिए हो गया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई, अब वो मुद्दा महत्वपूर्ण। साथ साथ बॉर्डर स्टेट है, 2021 में अगर देखें तो 29 ड्रोन्स वहां से पकड़े गए थे। ऐसी परिस्थितियों में जब जनता, पंजाब की जनता, क्योंकि जब वो वोट डालने जाएगी तो उसके सामने उसके मन में मुद्दे भी होंगे, वो कौन सा मुद्दा होगा जिसको वो सबसे ज्यादा तरजीह देगा? अगर मैं 1 2 3 करके आपसे पूछना चाहूं तो रोशन गौर जी। देखिए जैसे पहले आपने कहा, जिक्र किया कि पंजाब का राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से बहुत संवेदनशील है, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी हुई बॉर्डर है। और जो अभी कुछ आतंकवादियों ने खालिस्तान की कोशिश की थी, वो वहां भी आवाज पाकिस्तान की तरफ से आई है। वहां पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे लॉन्च पैड बन गए हैं खालिस्तानियों के, और जो कनाडा से या दूसरे देशों से, वहां से तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान में लॉन्च पैड बने हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और 29 ड्रोन पकड़े गए हैं, ये आपने भी इसका जिक्र किया है। ये बात तो है, जो बात है वो है। लेकिन इसके अलावा जो किसानों का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी भी किसान ऐसा कहते हैं कि 3 किसान कानून जो वापस हुए हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है।
अभी उनकी जो एमएसपी की बात है वो भी रह गई है, और कुछ और इश्यूज हैं जो उनके रह गए हैं, अभी उन्होंने पूरी तरह से वो सहमत नहीं है। और जो अभी प्रधानमंत्री का उन्होंने जो सुरक्षा में चूक हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि किसानों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। जो दूसरा वहां पे इशू है वो है नशा का। वहां पे उड़ता पंजाब आपने फिल्म देखी होगी, बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पे। और अभी जो चन्नी सरकार ने मजीठा पे जो वहां पे एक्शन लिया था, वो यही इसीलिए एक्शन लिया था कि उनके पास से जो अकालियों का जो पैसा था, या जो नशे के कारोबार में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, वहां के जो पैसा आ रहा था, उसको रोकने की कोशिश की। तो जो पंजाब का युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है, उसको रोकना है, वो बहुत बड़ा इशू है। और जो तीसरे इशू है, जो लोकल इशू होते हैं, वो लोकल इशू अपनी तरह से है कि पंजाबी हैं, सिख है, नॉन सिख है, वो मुद्दा हमेशा रहेगा। जो एक बात अभी गुरमीत जी ने भी कही कि बीजेपी को वहां पे बहुमत नहीं, बीजेपी को थोड़ा अपर हैंड हो सकता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी का अभी पंजाब में उन्होंने ये अच्छा काम किया कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट भी क्या, अभी कैप्टन साहब से उनके भी गठबंधन होने वाला है, वो जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगी। उनके सीटों गठबंधन हो चुका है, सीटों का अनाउंसमेंट होगा। तो अभी भी उनका एक सहारा वहां पे कैप्टन साहब का है। लेकिन वहां पे जो अकालियों का और बीजेपी का एक जो हमेशा एक वहां पे नेचुरल उनका गठबंधन था, और सिख और हिंदुओं का जो गठबंधन था, उसके कारण बीजेपी को वोट मिलता था, या उनका जो वोट शेयर था 5-6% का, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उसमें मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। 5-6% की जगह वो 10% हो सकता है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है, उस छवि के कारण जो देश भर में काम हुआ है, या जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बातें हुई है, तो उसका वोट परसेंटेज मामूली सा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत कुछ बीजेपी को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यहाँ पर मुकेश जी, अब रोशन जी का कहना है कि मामूली सी बढ़ोतरी होगी, और बार बार मैं यहाँ पर रोशन जी, मैं आपसे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। बार बार ये कहा जा रहा है, मुकेश जी आपसे लिए सवाल भी है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान सेटिस्फाइड नहीं है, किसान सेटिस्फाइड नहीं है। हमें ये देखना और जानना समझना होगा कि जब कृषि कानून वापस लिए गए थे, तो जो पहला जत्था था किसानों का, वो पंजाब का ही था, जिन्होंने सबसे पहले मुखर होकर कहा था कि जब प्रधानमंत्री ने किसान कानून वापस ले लिया है तो घर वापसी तय हो जाएगी। बरगलाने वाले कौन थे, कौन लंबी मीटिंग्स कर रहे थे, राकेश टिकैत क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, ये सबने देखा था। लेकिन 32 जत्थों ने पहले ही कह दिया था कि हम घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बात प्रधानमंत्री ने मान ली है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर से बार बार किसान संतुष्ट नहीं है, या किसानों में अभी भी रोष है, ये बातें कहकर क्या वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? मुकेश जी, दो चीजें। एक तो जैसे रोशन जी ने कहा कि मामूली वोट परसेंटेज में अंतर होगा 5%। 5% मुझे लगता है रोशन जी, ये मामूली नहीं है। 5% बड़ा फासला होता है। 5% वोट परसेंट अगर किसी भी पार्टी का लगातार बढ़ता है, तो आप तो कहते 100% बढ़ा, अब तक 5 है। बीजेपी का परसेंटेज अगर वो 10% हो गया तो 100% इजाफा हुआ परसेंटेज के हिसाब से, और 5% अगर बढ़ता है तो काफी सीटों में भी इजाफा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो किसान के आंदोलन की बात करें, किसान की नाराजगी जो थी, वो बेसिक जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है। और अभी जो उनकी मांग है कि एमएसपी पे अभी भी कमेटी नहीं बनी है, तो एमएसपी बातचीत चल रही है। किसानों के मन में ये तो जरूर है कि नाराजगी है, लेकिन किसान ये भी समझ रहे हैं कि उनकी नाराजगी को दूर कौन कर सकता है। किसान की नाराजगी बीजेपी ही दूर कर सकती है, किसान की नाराजगी कांग्रेस नहीं दूर कर सकती, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के दूर दूर तक उनके कोई आसार भी नहीं। और अगर कांग्रेस अगर पंजाब में अगर सत्ता में आकर के किसानों की समस्या दूर कर सकती, तो 9 साल 10 साल से तो बीजेपी कांग्रेस है वहां पे, तो अब तक दूर नहीं हुई। यानी कि जो किसान है पंजाब के, वो इस बात को जानते हैं कि उनकी जो भी समस्या है वो कांग्रेस दूर नहीं कर पाई, और अगर कोई दूर कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। और दूर करने की दिशा में जो पहला जो मेजर जो कदम, जो बड़ा कदम है, वो तो किसान जो तीनों कानून थे, कानून को वापस लेने की बात तो मोदी जी ने वापस ले लिया है, माफी मांगी है किसान से, बातचीत का सिलसिला जारी है, कमेटी बना दी गई है। और एमएसपी पे जो चर्चा वाली बात थी, तो एमएसपी पे चर्चा के लिए भी अभी जो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री से उनकी बातचीत हुई है, और चुनाव के बाद जो वो कमेटी भी बन जाएगी। इसलिए किसानों को नाराजगी जरूर है, लेकिन उम्मीद भी बीजेपी से ही है। और जो किसान है वो ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आप विरोध करने वाले, जो प्रखर रूप से विरोध करने वाले किसान जो सामने आकर के कह रहे हैं, वो तो किसान नहीं, वो तो एक पॉलिटिकली विरोध है उनका।
तो वो विरोध तो आप कुछ भी कर देंगे, वो विरोध रहेगा, क्योंकि वो रियल किसान नहीं है, वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और किसी एजेंडा पे यानी किसान भी समझ रहे हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन ज्यादा किसानों के लिए सोचता समझता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप तीनों ने समय दिया, बड़ी महत्वपूर्ण राय आपने हमारे दर्शकों से साझा की। इतना तो जरूर है कि 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा था, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, कोरोना साए में हो रहा है ये चुनाव, इसीलिए सख्त दिशा निर्देश है। हम एक बार फिर से यही अपील करेंगे, चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश तय किए हैं उसे पूरी तरह से पालन करने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की भी है और जनता जनार्दन की भी है। और वैसे भी हमें एक बार फिर से याद दिलाते चलें कि जब सत्ता के महासंग्राम में हमने सबसे पहले आपके बीच सर्वे रखा था तो हमारा पहला सवाल ही आप लोगों से यही था कि क्या वर्चुअल रैली होनी चाहिए, तो 82% लोगों ने उस वक्त कहा था बिल्कुल वर्चुअल रैली होनी चाहिए, यानी कि जनता भी इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, जनता तैयार है, राजनीतिक पार्टियां तैयार है, बस अब तारीखों पर चुनाव होने की देर है। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी मेहमानों का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।